करते हैं फ्रिक्शन फोर्स की। अब फ्रिक्शन एक तरह का कांटेक्ट फोर्स है। अगर मैं कांटेक्ट फोर्सेस की बात करूं तो वो कुछ, एक तो हमारा नॉर्मल फोर्स हो गया, दूसरा है टेंशन फोर्स, तीसरा स्प्रिंग फोर्स, और चौथे की बात करें तो हमारे पास जो भी है फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि फ्रिक्शन फोर्स एक्ट कैसे करता है। तो अगर मैं मान लूं कि एक कोई ये सरफेस है और इस सरफेस के साथ एक ये ब्लॉक है और ये इसके कांटेक्ट में, ठीक है। अच्छा, फ्रिक्शन फोर्स होते दो तरह के हैं, एक स्टैटिक फ्रिक्शन और दूसरा काइनेटिक फ्रिक्शन। तो पहले हम जिस फोर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे वो स्टैटिक फ्रिक्शन है और उसको भी समझेंगे डिटेल में। तो पहले क्या करेंगे, हम इस पर फोर्स लगाएंगे थोड़ा सा। जैसे अगर मान लो किसी ऑब्जेक्ट पे ही फोर्स लगा रहा हूँ, मैं इस मार्कर पे फोर्स लगा रहा हूँ और बहुत, जैसे इस मार्कर को मैंने यहाँ रख दिया और मैं फोर्स लगा रहा हूँ और बहुत हल्का सा मैंने फोर्स लगाया। हल्का जब मैंने फोर्स लगाया तो ये मूव नहीं किया, लेकिन थोड़ा ज़्यादा लगाया तो मूव कर दिया। तो जब मैंने हल्का सा लगाया तो इसके पास उस वक्त फ्रिक्शनल फोर्स सफिशिएंट था कि मेरे फोर्स को कैंसिल कर सके। लेकिन जैसे जैसे मैंने फोर्स बढ़ाया, इसका फ्रिक्शन फोर्स कमज़ोर पड़ता गया और अंत में उस फ्रिक्शन की वैल्यू कम हो गई जितना मैंने फोर्स लगाया था और ये ऑब्जेक्ट चल पड़ा। अब होता क्या है फ्रिक्शन के केस में, जैसे सरफेस है तो कुछ ऐसे इस तरह से रफ सरफेस होता है, सरफेस की बात कर रहा हूँ। और अगर ऑब्जेक्ट की बात करें तो वो भी कुछ इसी तरह से मान लेते हैं रफ के फॉर्म में है। तो जब ये दोनों आपस में कांटेक्ट में आते हैं, ठीक है, अगर स्मूथ है, अगर ऑब्जेक्ट या सरफेस और ऑब्जेक्ट दोनों स्मूथ है तो दोनों के बीच में आराम से मोशन हो जाएगा। लेकिन अगर उन दोनों के बीच में थोड़ा सा भी फ्रिक्शन है तो फ्रिक्शन होने के कारण उनके सरफेस के बीच में कुछ ना कुछ क्रैक्स होंगे और दूसरे सरफेस के बीच में भी क्रैक्स होंगे। तो जब ये कांटेक्ट में आएंगे तो ये आसानी से मूव नहीं कर पाएंगे। तो सरफेस टू सरफेस जो कांटेक्ट होता है और उनके बीच में जो गैप्स होते हैं, उनके कारण क्या है, सरफेस जो दोनों के हैं वो इंटेंगल हो जाते हैं, फंस जाते हैं। तो उसके कारण मोशन में स्मूथनेस नहीं आ पाती, तो हमें ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है कि ये जो सरफेस है इस तरह से जो फंस गए हैं, पीछे की तरफ एक फोर्स लगाते हैं जिससे कारण फ्रिक्शन होता है। जो फ्रिक्शन फोर्स होता है बेसिकली दो सरफेस के कांटेक्ट में आने के कारण, और कांटेक्ट में जब आते हैं तब भी उस केस में उन सरफेस के बीच में जो गैप्स होते हैं उनके बीच में ये दो ऑब्जेक्ट जो है फंस से जाते हैं, ऑब्जेक्ट और सरफेस दोनों फंस से जाते हैं। तो वही यहाँ पर भी हो रहा है कि इसका जो ये सरफेस है, अगर मैं बात करूँ, और इसका जो ये सरफेस है ये कांटेक्ट में आया होगा और उसके कांटेक्ट के आने के कारण इन दोनों में रिलेटिव मोशन जो है वो थोड़ा सा मुश्किल हो गया। अगर ये कांटेक्ट में नहीं होता तो रिलेटिव मोशन आसान हो जाता। तो ये तो बात एक्चुअल में फ्रिक्शन की है। अब फ्रिक्शन को कम कैसे किया जा सकता है, मान लो कि मैं यहाँ पे पाउडर भर दूँ इतने तक, सरफेस की बात कर रहा हूँ, तो सरफेस को अगर पाउडर से भर दो या ग्रीस लगा दो या कुछ भी ऐसी चीज़ लगा दो तो उसके कारण क्या है, देखिए आप इंटेंगल, दोनों का इंटेंगल होना मुश्किल हो जाता है। तो इसके कारण स्मूथनेस आती है सरफेस में, और जब फ्रिक्शन नहीं है तो ये आसानी से मूव कर जाता है। तो फ्रिक्शन के तो बहुत सारे एप्लीकेशन है, तो ये हो गया। दूसरा, हम जो चलते हैं उसमें भी फ्रिक्शन का ही एप्लीकेशन है कि हम जब मूव कर रहे हैं तो अगर फ्रिक्शन नहीं है तो हमारा पैर ग्रिप नहीं कर पाएगा चलते वक्त और हम फिसल के गिर जाएंगे। सो दिस वाज अबाउट फ्रिक्शनल फोर्स। अब बात करते हैं जो पहला फ्रिक्शनल कॉन्सेप्ट है वो है स्टैटिक फ्रिक्शन। अगर मैं बात करूं स्टैटिक फ्रिक्शन की, तो स्टैटिक फ्रिक्शन के केस में होता क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन में अगर कोई ऑब्जेक्ट है और मान लेते हैं कि हमने इसमें 5 न्यूटन का फोर्स लगाया, इसने पलट कर 5 न्यूटन का फोर्स लगा दिया और हमारे फोर्स को कैंसिल कर दिया। ठीक, हमने बढ़ाकर 10 न्यूटन कर दिया और जब 10 न्यूटन का हमने फोर्स लगाया तो इसने पलट कर हमें फिर से 10 न्यूटन का फोर्स लगाया और हमारे फोर्स को फिर से कैंसिल कर दिया। हमने फोर्स बढ़ाया, हमने लगा दिया 15 न्यूटन का फोर्स और यहाँ पर फिर से हमें 15 न्यूटन का फोर्स मिल गया। हमने जब 20 न्यूटन का फोर्स लगाया, अब ध्यान से, हमने जब 20 न्यूटन का फोर्स लगाया, इस बार क्या था, इसके पास उतना फोर्स नहीं था कि इसको कैंसिल कर पाता और ये चल पड़ा, ये ऑब्जेक्ट चल पड़ा।
तो यानी कि जब जब जैसे जैसे हम फोर्स बढ़ा रहे थे, ये तैसे तैसे उतना फोर्स लगाकर हमारे फोर्स को कैंसिल कर रहा था, पर ये कुछ हद तक ही अपने फोर्स को लगाकर हमारे फोर्स को कैंसिल कर पाया। जब एक हद से ज़्यादा फोर्स लगने लग गया तो उसके बाद इसके पास कोई रास्ता नहीं बचा, ये चल पड़ा। तो जो हद है या जो मैक्सिमम फोर्स जो इसने लगाया उसी को हम कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। जो मैक्सिमम फोर्स कोई ऑब्जेक्ट किसी भी फोर्स को कैंसिल करने के लिए लगाता है ताकि वो मूव ना करे, मूव करने से पहले जो उसने मैक्सिमम फोर्स कैंसिल करने के लिए लगाया उसको हम स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द स्टैटिक फ्रिक्शन इज नोन एज लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो पहले अगर मैं ग्राफ बनाना चाहूँ, यहाँ पर अगर एक ग्राफ बनाना चाहूँ, अगर मैं कहूँ कि फ्रिक्शन और वर्सेस एक्सटर्नल फोर्स का, ठीक है, तो पहले हमने जैसे जैसे फोर्स बढ़ाया फ्रिक्शन फोर्स बढ़ता गया, पर उसके बाद ये मान लो इस एक्सटर्नल फोर्स पे ये चल पड़ा, तो ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू थी, तो इसको कहते हैं हम लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है, इसको हम कहेंगे लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है, ये जो रीजन है पूरा ये स्टैटिक फ्रिक्शन का, ये सारे स्टैटिक फ्रिक्शन आप देख पा रहे हैं कांस्टेंट नहीं है, स्टैटिक फ्रिक्शन वेरिएबल है टिल द लिमिटिंग फ्रिक्शन। जब तक लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू रीच नहीं कर लेगा तब तक ये कांस्टेंट है। अब उसके बाद भी जब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, इवन देन सरफेस तो कुछ ना कुछ फोर्स लगा ही रही है ना। अगर आप फोर्स लगाना बंद कर दोगे तो रुक जाएगा। तो चलने के बाद अगर ये मूव कर जाए और मूव करने के बाद जो फ्रिक्शन एक्ट करता है उसको हम कहते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। तो जो ये वाला रीजन है आप देख पा रहे हैं, जैसे ये वाला रीजन कहलाता है काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन। अब होता क्या है इन केसेस में, काइनेटिक फ्रिक्शन हमने देख लिया, तो काइनेटिक फ्रिक्शन जो है हमेशा लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम होगा। आपने जैसे गाड़ी को ढकेला होगा तो जब गाड़ी मूव नहीं कर रही होती तो ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है, लेकिन जैसे गाड़ी मूव करने लग जाती है हमें कम फोर्स लगाना पड़ता है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि दो तरह के फ्रिक्शन होते हैं, एक स्टैटिक फ्रिक्शन, एक काइनेटिक फ्रिक्शन। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज नोन एज लिमिटिंग फ्रिक्शन, और उसके बाद फ्रिक्शन की वैल्यू थोड़ा कम हो जाती है। तो ये वो ग्राफ है और ये एक्सटर्नल फोर्स वर्सेस फ्रिक्शन का ग्राफ है। जैसे जैसे एक्सटर्नल फोर्स को हम बढ़ाते जाएंगे तैसे तैसे हमें, अब शुरुआत में आप देख भी सकते हैं कि ये लीनियर ग्राफ है, दोनों जितनी आप वैल्यू फोर्स की लगा रहे हैं उतना ही हमें स्टैटिक फ्रिक्शन मिला। हमने 5 न्यूटन लगाया, हमें 5 न्यूटन का फोर्स मिला, हमने 10 न्यूटन लगाया, हमें 10 न्यूटन का फोर्स मिला, हमने 20 न्यूटन लगाया तब ये चल पड़ा। सो दिस वॉज अबाउट काइनेटिक फ्रिक्शन एंड स्टैटिक फ्रिक्शन। आइए कुछ सवाल देखते हैं इसी कॉन्सेप्ट पे और सॉल्व करते हैं। तो पहला सवाल देखते हैं। मान लेते हैं कि कोई एक ऑब्जेक्ट है कुछ ऐसे, ठीक है, और यहां पर हमें म्यू की वैल्यू देखी 0.5, मास इसका 5 kg है। ठीक है, हमें इस केस में क्या क्या निकालना है, हमें निकालना है स्टैटिक फ्रिक्शन या मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन कह लें। दूसरा हमें काइनेटिक फ्रिक्शन भी निकालना है, अगर मैं इसे म्यू एस कह लूँ और इसको कह लेता हूँ म्यू के। ठीक है, तीसरा हमें नेट फोर्स निकालना है और चौथा हमें निकालना है एक्सेलरेशन। ये सारी चीज़ें हम इस क्वेश्चन में कैलकुलेट करेंगे, देखते हैं। और एक चीज़ और हम देख लेते हैं, यहाँ पर जो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है वो लग रहा है 50 न्यूटन का। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हम स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू निकालेंगे। स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू जो होती है वो म्यू इंटू आर होती है। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अगर mg नीचे एक्ट कर रहा है तो एक रिएक्शन फोर्स ऊपर एक्ट कर रहा होगा जो कि r होगा, तो r की वैल्यू हो जाएगी mg और जो कि होगा 50 न्यूटन। तो स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू अगर मैं निकालूँ तो ये 0.5 इंटू 50 यानी कि ये आ जाएगा 25 न्यूटन। मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन जो यहाँ पे
एक्ट करेगा वो होगा 25 न्यूटन। आगे बात करते हैं। तो अब बात करते हैं कि यहाँ पर एक्सेलरेशन कितना होगा। तो उससे पहले हम एक काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू निकाल लें। तो एफ के इज इक्वल टू म्यू के इंटू एम जी, तो ये 0.4 इंटू 50, अब ये आ जाएगा 20 न्यूटन। तो यहाँ से हमें ये वाली वैल्यू भी मिल गई है। अब आते हैं हम अब नेट फोर्स की बात करते हैं। तो भाई एक तो फ्रिक्शनल फोर्स पीछे लगेगा और एक नेट एक्सटर्नल फोर्स आगे लगेगा। तो उसको मैं अगर लिखूँ कि 50 माइनस फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू एम ए। अब ध्यान से समझना, यहाँ पर क्योंकि जब ये बॉडी मूव कर रही है, अब एक्सेलरेट कर रही है, तो जब एक्सेलरेट करती है तो स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं लगता है। जब बॉडी एक्सेलरेट करती है तो स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं लगता, फिर लगता क्या है? काइनेटिक फ्रिक्शन लगता है। काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू 20 न्यूटन है, तो यहाँ पर फ्रिक्शन की जो वैल्यू लिखी जाएगी वो 20 लिखी जाएगी। इज इक्वल टू 5a, 5a इज इक्वल टू 30, और यहाँ से a जो हो जाएगा वो 6 मीटर प्रति सेकेंड का स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम, ये तो सिंगल बॉडी प्रॉब्लम था, अगर हम 2 बॉडी प्रॉब्लम को सॉल्व करें इसी केस में, मैं अगर इसको मिटा देता हूं, तो यहां पर अगर मैं 2 ऑब्जेक्ट लूं, ठीक है, और इसको मैं कह देता हूं ये है 5 kg, ये है 10 kg। अच्छा, एक चीज़ क्लियरली कह रहे हैं, यहाँ पर इस केस में हम स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन का म्यू बराबर ले रहे हैं, ठीक है, फॉर द सेक ऑफ। तो एक फोर्स अगर हम लगाएं 10 न्यूटन यहाँ पर, और 10 की जगह हम ले लेते हैं यहाँ पर 50 न्यूटन, ठीक है। एक बार हम ऑब्जेक्ट ए पर लगाएंगे इसी फोर्स को, एक बार हम बी पर लगाएंगे, और म्यू की वैल्यू हम देते हैं 0.5। तो ये हमें बताना है कि एक्सेलरेशन क्या होगा अगर फोर्स एक बार ए पर लगे और दूसरे बार बी पर लगे। तो देखते हैं। तो अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं दोनों का, तो यहां पर एक फोर्स ऐसे लग रहा है 50 न्यूटन का, तो ये आगे की तरफ इसकी जाने की टेंडेंसी होगी, और जब कोई ऑब्जेक्ट आगे की तरफ जाता है तो फ्रिक्शन उसके अपोजिट लगता है, तो फ्रिक्शन लग जाएगा इधर, ठीक है। वैसे ही न्यूटन्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर मैं फ्रिक्शन फोर्स की बात करूं, और न्यूटन्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर मैं ए की बात करूं, ये 5 kg, और अगर मैं दूसरे वाले ऑब्जेक्ट की बात करूं जो कि 10 kg का है, तो इस पर न्यूटन्स थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग फ्रिक्शनल फोर्स आगे लगे। अब मैक्सिमम एक्सेलरेशन का कितना हो सकता है उसको कैलकुलेट हमें करना होगा। तो ऐसे प्रॉब्लम में हमें सबसे पहले उस ऑब्जेक्ट को पकड़ना होता है जिस पर सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा हो, या सिर्फ फ्रिक्शन फोर्स लग रहा हो। तो दूसरा वाला है, तो हम वहाँ शुरू करते हैं। तो एफ आर इज इक्वल टू 10a। अब एफ आर की वैल्यू अगर मैं निकालूँ तो 5 इंटू 10 इंटू 0.5 इज इक्वल टू 10a। तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 25/10 इज इक्वल टू a, विच इज 2.5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इसका एक्सेलरेशन आ गया। अब हमने इसका एक्सेलरेशन निकाल लिया। कई बार क्वेश्चन में ऐसा होता है कि इन दोनों के बीच में या तो रिलेटिव मोशन हो रहा होगा या दोनों एक साथ मूव कर रहे होंगे। तो दोनों एक साथ तब मूव करेंगे जब दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा, ठीक है। तो पहले हम देख लेते हैं कि क्या दोनों का एक्सेलरेशन सेम आ रहा है या नहीं। जब दोनों का एक्सेलरेशन, इसका तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन इतना हो सकता है, अगर इसका एक्सेलरेशन इतना आ रहा है या इससे कम आ रहा है तो दोनों एक साथ मूव करेंगे। अगर इसका एक्सेलरेशन इससे ज़्यादा आ रहा है तो दोनों एक साथ मूव नहीं करेंगे। तो उस चीज़ को चेक कर लेते हैं। तो 50 का फोर्स आगे लग रहा है और पीछे की तरफ कितना लग रहा है, 5 इंटू 0.5 इंटू 10 विच इज इक्वल टू 5a। सो 25 इज इक्वल टू 5a, दिस वन इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड। तो आप देख सकते हैं कि इस फोर्स की वजह से इसका एक्सेलरेशन ज़्यादा है और इसका एक्सेलरेशन फ्रिक्शन की वजह से कम है, यानी कि दोनों के बीच में निसंदेह रिलेटिव मोशन तो होगा ही होगा। अब हम कहानी को पलटते हैं
और इस फोर्स को यहाँ से हटाकर यहाँ पर लगाते हैं, कहानी को पलटते हैं और इस फोर्स को यहाँ से हटाकर यहाँ लगाते हैं। तो 50 न्यूटन का ही फोर्स है, अब वो यहाँ लग रहा है, तो अब इसके मूव करने की टेंडेंसी हो जाती है। तो जब इसके मूव करने की टेंडेंसी होती है तो मैं ये कह सकता हूँ कि 10 kg का पहले मैं डायग्राम बनाऊंगा। तो फोर्स इधर लग रहा है और फ्रिक्शनल फोर्स इधर लग रहा है Fr और 50 न्यूटन। वहीं इस पर जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो आगे की तरफ लग रहा है, ठीक है, और ये 5 kg। अब फ्रिक्शनल फोर्स तो उतना ही है 25 न्यूटन। तो मैं अगर इसके लिए निकालूं 5A = 25, तो यहाँ से इसका जो मैक्सिमम एक्सेलरेशन आ सकता है वो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ सकता है। अगर मैं इसकी बात करूँ तो अगर हम देखें तो इसका तो फ्रिक्शन की वजह से मैक्सिमम एक्सेलरेशन इतना है। अगर अब ध्यान से समझना, फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से इसमें एक्सेलरेशन आ रहा है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर इसका एक्सेलरेशन ज़्यादा आएगा इससे तो रिलेटिव मोशन हो जाएगा, अगर एक्सेलरेशन इसका इससे कम आएगा तो दोनों एक साथ मूव करेंगे। इस बात का मैं ध्यान रखें। अब देखते हैं इसका एक्सेलरेशन कम आता है कि ज़्यादा। तो 50 Fr की वैल्यू 25 है = 10A। तो ऑब्वियसली हम देख पा रहे हैं 25 यानी कि 2.5 मीटर पर सेकेंड, यानी कि एक्सेलरेशन कम आ रहा है, यानी कि दोनों के दोनों ब्लॉक जो हैं वो 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से मूव करेंगे। तो इस तरह से हम फ्रिक्शन की प्रॉब्लम को डील कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।